नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब? अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ नेमसा में। और मेरी आशा और अपेक्षा है कि आप अच्छे पढ़ रहे होंगे और जो चीज़ें हम साथ मिलकर कर रहे हैं वो हम सब के लिए बहुत ही उपयोगी होगी और बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। तो आज हम जो बात कर रहे हैं वो आज बात कर रहे हैं, एक दृष्टि से देखें तो 11वीं कक्षा की किताब में भी आ रखे हैं नीति निर्देशक तत्व। और अगर दूसरी दृष्टि से बात करें तो ये नीति निर्देशक तत्व हम सब के लिए जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। और बाकी वे सब जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो बच्चे अपने संविधान के संदर्भ में जानने को उत्सुक है कि हमारे संविधान में हमारे लिए क्या क्या नियम लिखे गए हैं, क्या क्या अधिकार लिखे गए हैं, उनके बारे में पढ़ने को अगर कोई उत्सुक है तो उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। और संपूर्ण भारतीयों के लिए तो महत्वपूर्ण हो ही जाता है, क्योंकि ये हमारा सबसे पवित्र ग्रंथ है, वो हमारा संविधान है। और अगर हम भारतीय नागरिक है तो हमारा पहला दायित्व यही बनता है कि हमें हमारे संविधान के बारे में जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। तो बिना देरी किए खैर चलते हैं साथियों। आज हम पढ़ते हैं डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसके साथ ही हम आज ये भी बात करेंगे कि हमारे देश में पहली बार नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में या मौलिक अधिकारों के संदर्भ में ज़्यादा बातें कब सम्मिलित आई, और इसके साथ ही मानव अधिकार आयोग है उनकी भी स्थापना हमें क्यों करनी पड़ी। और इसके साथ ही हम एक और देश के बारे में जिक्र करेंगे कि हमारे मौलिक अधिकार और दक्षिण अफ्रीका के मौलिक अधिकारों में क्या अंतर है, उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। खैर आज हम पहले बात करते हैं नीति निर्देशक तत्वों के बारे में। चलिए साथियों, नीति निर्देशक तत्व। और नीति निर्देशक तत्व किसके? राज्य के। किसके? राज्य के। राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अब जैसा कि हमें नाम से ही लग रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की क्या की जा रही है, बात की जा रही है। सबसे पहले यही चीज है कि ये नीति निर्देशक तत्व है वो हमने लिए कहाँ से। तो पहली महत्वपूर्ण चीज है, अगर हम जिक्र करें इनके लिए साथियों, हमें आपने देखा होगा हमने पहले पार्ट में ही पढ़ा है कि आयरलैंड से हमने क्या लिए? नीति निर्देशक तत्व। इसके साथ ही मैं इससे भी और पीछे अगर ले जाना चाहूँ आपको, तो आयरलैंड से पहले भी आयरलैंड के संविधान से अगर आपको पूछ ले आयरलैंड में कहाँ से लिए गए, तो फिर स्पेन से लिए गए। और अगर इसका हमें संकेत मिलता है, एम लक्ष्मीकांत की एक पॉलिटी की बुक है, उसमें मिलता है कि आयरलैंड से पहले भी नीति निर्देशक तत्व स्पेन के संविधान में थे, स्पेन से लिए आयरलैंड ने। और आयरलैंड के बाद फिर आपको पता होगा कि हमारे 1947 से पहले तक हमारे देश में अंग्रेजों का राज था, ब्रिटिश भारत था, मतलब इंग्लैंड के नेतृत्व में भारत की सरकार चल रही थी। और ये आयरलैंड के नीति निर्देशक तत्वों ने 1935 के अधिनियम में 1935 के अधिनियम में स्वीकार किया था इनको, अधिनियम में लिया गया। ये अंग्रेजों के समय आया था 1935, और हमने 1935 के अधिनियम से लिया हमारे संविधान में। अमूमन हमें सीधा पूछा जाता है कि नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए, तो वो लिए हमने आयरलैंड से। लेकिन आयरलैंड की लेने की प्रक्रिया क्या हमारी? सबसे पहले हमने आयरलैंड से लिए। आयरलैंड में 1935 के अधिनियम में थे जो अंग्रेज, आपको पता होगा कि बताया जाता है कि हमारा संविधान का लगभग मतलब 2/3 क्षेत्र, कहने का मतलब 395 अनुच्छेद है, जिनमें से 260 प्लस अनुच्छेद है वो 300 आपने 1935 के अधिनियम से ही लिया गया है। और कभी कभार आपने देखा होगा कि कभी वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास भाई मोदी जी कभी कभार कहते हैं कि जो देश में वर्तमान में भी जो ब्रिटिश काल के नियम चल रहे हैं वो नियम अब हमारे लिए उपयोगी नहीं है, उनको धीरे धीरे हम क्या कर रहे हैं? समाप्त कर रहे हैं। तो साथियों, पूर्ण रूप से तो समाप्त करना तय ही नहीं है और ना ही ऐसा संभव है, क्योंकि अगर हम पूर्ण रूप से ऐसा बदलेंगे तो फिर हमें हमारा संविधान भी क्या करना पड़ेगा? नया बनाना पड़ेगा। लेकिन कुछ ऐसे भी नियम है जिनका आज कोई प्रभाव नहीं है, उन प्रभावहीन नियमों को समाप्त करना भी एक जो संसद है उनका दायित्व हो जाता है। तो इसलिए वो प्रभावहीन नियमों का परिवर्तन भी कर रहे हैं आज। तो 1935 के अधिनियम से संविधान निर्माताओं ने हमारे देश के संविधान में लिए। अब ये तो बात है हमारे संविधान में लाने की। अब अगली बात है नीति निर्देशक तत्व भारत के संविधान के कौन से भाग में है? तो संविधान में टोटल 22 भाग है, याद रखना। संविधान के
भाग 4 में, भाग कौन से भाग में? भाग 4 में है नीति निर्देशक तत्वों की बात है। और इसके साथ ही कौन से अनुच्छेदों में? तो अनुच्छेद भाग 4 में है आपके अनुच्छेद 36 से लगाकर 51 तक। ये साथियों बहुत महत्वपूर्ण है। आपने देखा होगा हमने पिछले वाले मौलिक कर्तव्य वाले वीडियो में या एपिसोड में मैंने बताया था, एक तो 4 क जो भाग और एक बताया था अपना मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य 51 का, और हमने बात की थी 51, जो आज भी हम बात करेंगे कि किस प्रकार मतलब यहाँ से भी एक चीज उठा के नीति निर्देशक तत्वों से बात उठा के मौलिक कर्तव्यों में भी डाली गई और मौलिक अधिकारों में भी डाली गई। कौन सी बात थी, इनके संदर्भ में हम आगे बात करेंगे। तो आपको याद रखना है नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए? आयरलैंड से लिए गए। इन्हें डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, मैं अभी आगे डीपीएसपी के नाम से ही इनको संबोधित करूंगा। डी का मतलब डायरेक्ट पॉलिसी ऑफ स्टेट, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है, डीपीएसपी कहते हैं। ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। आयरलैंड के संविधान से लिए गए, 1935 के अधिनियम से लिए गए। हमारे संविधान में, संविधान के भाग 4 में है वर्तमान में, और अनुच्छेद है 36 से लगाकर 51 तक। खैर हम उस गूढ़ता में नहीं जा पाएंगे, क्योंकि अमूमन जो हम बात कर रहे हैं वो केवल मात्र उन बच्चों के लिए कर रहे हैं कि ताकि बच्चे समझ जाएं। लेकिन फिर भी अगर मैं पूर्ण रूप से तो नहीं, फिर भी मैं जाने का प्रयत्न करूंगा जिससे कि हमें वो सारी की सारी बातें समझ में आ जाए कि इन नीति निर्देशक तत्वों की हमें क्या आवश्यकता थी। नीति निर्देशक तत्वों में आज तक 4 संविधान संशोधन हुए हैं। वो हुआ, एक 42वां, एक है 44वां, एक है 86वां और एक है 97वां। ये 4 संविधान संशोधन किस में हुए हैं? नीति निर्देशक तत्वों में। अब रही बात अगली, अब हम जिक्र करेंगे एक आर्टिकल कि भाई नीति निर्देशक तत्व है क्या? नीति निर्देशक तत्व की परिभाषा क्या है? सबसे पहले देखिए, नीति निर्देशक तत्व ऐसे तत्व, जैसे नाम से ही पता चल रहा है नीति, नीति का मतलब है जो नीति निर्माण कर रहे हैं, जो हम कानून बना रहे हैं, उन कानून बनाते समय हमें ध्यान में रखना है, या संविधान वेताओं को या जो संसद में सदस्य बैठे हैं सांसदों को ये ध्यान में रखना है कि ये जो नीति निर्देशक तत्व है इनको ध्यान में रखा जाए। दूसरे, ये ऐसे अधिकार है जो मौलिक अधिकारों के अलावा हमें प्राप्त है। तीसरा, अगर सरकार कोई भी नीति का निर्माण करे उस समय इनका क्या करें? अनुसरण करें। और नंबर 4, नीति निर्देशक तत्व वे तत्व है जो एक समाज को दिए गए अधिकारों के तहत या समाज को दिए गए नीति निर्माण की प्रक्रिया के तहत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इस प्रकार ये नीति निर्देशक तत्व है। एक तो ये समाज को प्रदान है, मतलब राज्य को प्रदान है, जिससे कि समाज का सुविकसित ढंग से विकास कर सके हम। अच्छा, एक स्वस्थ विकास और स्वस्थ और स्वच्छ दोनों विकास हो सके। नंबर 2, ये राज्य को प्राप्त है कि राज्य कोई भी नीति ऐसी बनाएगा तो वो इनका ध्यान में रखते हुए बनाएगा। नंबर 3, ये वे अधिकार है जो मौलिक अधिकारों के अलावा व्यक्ति को प्राप्त होते हैं या व्यक्ति को प्राप्त होने चाहिए। तो ये है अपने नीति निर्देशक तत्व। अब क्या लिखा है नीति निर्देशक तत्व? नीति निर्देशक तत्व हमें राजनीति की बात करते हैं, सामाजिकता की भी बात करते हैं और आर्थिकता की भी बात करते हैं। आगे हम समझेंगे और किस प्रकार इन नीति निर्देशक तत्वों में यूपीएससी और आरपीएससी जैसी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं प्रश्न, उनकी भी जिक्र करेंगे, कहाँ-कहाँ से अमूमन प्रश्न ज्यादा उठप होते हैं। तो खैर चलते हैं साथियों। अब देखिए, अब राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या दे रखा है? सबसे पहला नीति निर्देशक तत्व है वो दे रखा है अपने अनुच्छेद 36 में। कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 35 तक हमने बात कर ली थी किसकी? मौलिक अधिकारों की। अनुच्छेद 36 में, आर्टिकल 36 में दे रखा है राज्य की परिभाषा के बारे में। राज्य की परिभाषा, और राज्य की परिभाषा आपने अगर ध्यान दिया हो पिछले एपिसोड में, तो मैंने कहा था या हमने पढ़ा था कि राज्य की परिभाषा जो आर्टिकल 12 में दे रखी है। कौन से अनुच्छेद में दे रखी है? अनुच्छेद 12 में। क्या परिभाषा दे रखी है आर्टिकल 12 में? कि जो संसद के सदस्य है, विधानमंडलों के सदस्य है, जितने भी अपने कर्मचारी है और इसके साथ ही जनता, वो किस में सम्मिलित होगी? राज्य में सम्मिलित होगी। तो क्या आर्टिकल 36 में या अनुच्छेद 36 में कोई अलग से परिभाषा दे रखी है? नहीं साथियों, ऐसा नहीं है। अनुच्छेद 36 में लिखा गया है कि राज्य की वो परिभाषा होगी जो आर्टिकल 12 में, जो अनुच्छेद 12 में दे रखी है। अब यहाँ समस्या यहाँ हो जाती है अमूमन कभी कभार कि मान लो आर्टिकल 12 और 36 दोनों ऑप्शन में आ जाए, पूछ लिया जाए निम्न में से राज्य की परिभाषा दे रखी है 12, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 36 और अनुच्छेद 13, तो उस समय हम सब कंफ्यूज हो जाते हैं, बच्चे अमूमन ज्यादा कंफ्यूज होते हैं।
तो उस समय हमें सही करना है कौन सा, 12 को मान्यता देनी। क्यों देनी है? क्योंकि अनुच्छेद 36 में यही लिखा है कि राज्य की वो परिभाषा है कि जो 12 में लिखित है। और अगर मान लो 12 ऑप्शन में नहीं हो और 36 हो तो फिर क्या सही करोगे? 36 है। और अगर मान लो 36 ऑप्शन में नहीं है फिर तो 12 है, तो फिर क्या करो? 12। और अगर मान लो यूपीएससी की तरह ए और ब दोनों, मतलब अ और ब दोनों उस मामले में आए, तो फिर 36 और 12 दोनों अगर उसमें लिखा है कि 12 और 36, मतलब अ में लिखा है 36 और ब में लिखा है 12, तो फिर दोनों सही होंगे। तो इन चीजों के संदर्भ में आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब अगला है अनुच्छेद 37। कौन सा आर्टिकल? 37। आर्टिकल 37 में लिखा है कि निदेशक तत्व वाद योग्य नहीं है। वाद योग्य नहीं है मतलब इन्हें न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, वाद योग्य नहीं है। तथा इसके साथ ये भी लिखा है, तथा राज्य नीति बनाते समय, नीतियां बनाते समय इनका अनुसरण करेगा। इनका अनुसरण करेगा। इनका किनका भाई? इनका मतलब नीति निर्देशक तत्वों का इनका क्या करेगा? अनुसरण करेगा। तो दो बातें लिखी है। आगे हम ये भी बताएंगे कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकारों में अंतर क्या है। मौलिक अधिकार वाद योग्य है लेकिन नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है। मौलिक अधिकारों को चुनौती दी जा सकती, मतलब निर्णय में चुनौती दे सकते हैं। अगर हमारा कोई मौलिक अधिकार है और उसका उल्लंघन करता है तो हम न्यायालय में जा सकते हैं। लेकिन अगर नीति निर्देशक तत्व है, उनका कोई उल्लंघन हो रहा है तो हम वो न्यायालय में पेश नहीं कर सकते, न्यायालय में नहीं जा सकते। तो नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है। तथा अगर आपको पूछ ले कि ये बात किस में लिखी है कि नीति निर्देशक तत्व कि राज्य नीतियां बनाते समय नीति निर्देशक तत्वों का ध्यान में रखेगा, तो वो आर्टिकल 37 में लिखा है। ठीक है। अगली बात है अनुच्छेद 38 में। 38 में 3 बातें लिखी गई है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। कौन सी न्याय? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तीनों न्याय की ध्यान रखेगा। अब देखिए यहाँ से यूपीएससी 2-3 बार प्रश्न उठा चुकी है और प्रश्न मुख्य आरपीएससी ने भी उठाया है और यूपीएससी ने भी उठाया। प्रश्न इस प्रकार उठता है, यह प्रश्न यह पूछा जाता है कि संविधान के वो कौन से भाग जो राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक न्याय की बात करते हैं। और उसमें कभी कभार तो ये सीधा ही दे देता है कि नीति निर्देशक तत्व, और कभी दे देता, मैं यहाँ सीधा ही लिखता हूँ डीपीएसपी। ठीक है। फंडामेंटल राइट्स है। ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज, ये सभी। ठीक है। और या फिर यहाँ ऐसे भी मतलब और भी कुछ दे सकता है, जैसे यहाँ दे दिया संघीय शासन व्यवस्था, संघीय व्यवस्था। ठीक है। और सीधा पूछ लिया अपने संविधान के बारे में, और फिर दे दिया कि मान लो ये क्या है, ए, ये बी, और ये क्या है, सी, और ये है डी। तो पहले में दे दिया सभी, या फिर दे दिया ए और बी, ए व बी। दूसरे में दे दिया आपके, दे दिया बी व सी, बी व सी। और तीसरे में क्या दे दिया? तीसरे में दे दिया डी। तीसरे में दे दिया ए, बी, सी व डी। और चौथे में दे दिया इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। कि इस प्रकार यूपीएससी प्रश्न पूछती है। तो उस समय हमें ध्यान में रखना होगा कि नीति निर्देशक तत्वों की बात किस में की गई है। इसके साथ ही मान लो यहाँ संघीय शासन व्यवस्था की बजाय क्या लिख दे, वहां संघीय शासन व्यवस्था की बजाय यहाँ लिख दे प्रस्तावना। क्या लिख दे? प्रस्तावना। प्रियम्बल, PREAMBLE, प्रियम्बल। प्रियम्बल का मतलब क्या होता है? प्रस्तावना। ये 4 ऑप्शन है। और मान लो ऐसा दे दें, या फिर मैं मान लो यहाँ 5वां ऑप्शन, एक और ऑप्शन चेंज कर देता हूँ और दे देता हूँ ए, बी, माफ कीजिए ए, और मान लो कि ये चौथा है ए और ए व डी, ये दे दिया इस प्रकार। अब देखो तो क्या लिखा है, प्रश्न क्या पूछा है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात संविधान के कौन से भागों में की गई है। तो पहला लिखा है डीपीएसपी, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, अर्थात राज्य के नीति निर्देशक तत्व। दूसरा लिखा है फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों में। तीसरा लिखा है फंडामेंटल ड्यूटीज, मतलब मौलिक कर्तव्यों में।
और चौथे लिखी है प्रस्तावना। तो फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटीज में सीधे तरीके से आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक न्याय तीनों की बात नहीं की गई है, बल्कि डीपीएसपी और प्रस्तावना में खुले तरीके से कहा गया है कि राज्य सामाजिक, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय की क्या करता है, बात करता है। तो फिर हमारा सही कौन सा होगा, ए और बी। इस प्रकार और भी प्रश्न बनाए जा सकते हैं। फिर हम आगे बात करेंगे और किस प्रकार प्रश्न बने, कौन से नीति निर्देशक तत्व अभी लागू भी हुए, मतलब अभी हमने बात की ना कि राज्य नीतियां बनाते समय इनका क्या करेगा अनुसरण, तो क्या अनुसरण किया है या नहीं किया, उनके बारे में भी हम अभी बात करेंगे। तो खैर ये तो था समझाने में कि भाई किस प्रकार प्रश्न पूछ लिया जाता है। अमूमन आपको पता होगा यूपीएससी का भी सबसे ज्यादा जोर, या अभी अभी जो आरपीएससी का भी जो प्रचलन चल रहा है वो ज्यादा जोर एनसीईआरटी का है। मुझे याद है कि पिछली बार अपने 11th की एनसीईआरटी से 2 क्वेश्चन पूछे थे यूपीएससी प्रीलिम्स में, और उसमें एक तो राष्ट्रपति के चुनाव के संदर्भ में था जिसकी बात हमने पिछले एपिसोड में की थी, और एक था अपने मौलिक अधिकारों के संदर्भ में। अब है अनुच्छेद 39। नीति निर्देशक तत्वों का अगर कोई सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है तो वो है 39। 39 दो महत्वपूर्ण कार्य, मतलब इसमें 6 बातें तो अलग से लिखी गई है। 42वें संविधान संशोधन के जरिए इसमें एक बात और जोड़ी गई। पहले तो बात वो करते हैं कि कौन सी बात है, तो हम 6 की बात नहीं करके विशेष 2 बातें, एक तो समान कार्य के लिए समान वेतन, समान कार्य के लिए समान वेतन, ठीक है। और एक बात लिखी गई है इसमें कि राज्य बच्चों की टीन एज का ध्यान रखेगा, जो 13 से लगाकर टीन एज का क्या करेगा, ध्यान रखेगा। और टीन एज कौन सी होती है, जो 13 से लगाकर 19 वर्ष की अवस्था होती है, उस समय बालकों के विकास की ये राज्य का दायित्व है कि वो उस समय इनका ध्यान रखेगा। इसके साथ ही इनका सबसे विवादित अगर कोई है तो वो है, एक तो इनका 39 ब और एक है 39 स। 39 ब और स में क्या लिखा है, 39 ब में लिखा गया है कि राज्य अगर कोई भी लोक नीति का निर्माण करेगा, कोई भी ऐसी नीति बनाएगा तो उसमें सभी के लिए मतलब बराबर अधिकार देगा सबको। उसमें ये नहीं है कि किसी को ज्यादा पहुंच गया और किसी को कम, मतलब किसी को ज्यादा ऊपर उठा लिया गया और किसी को ज्यादा नीचे रखा गया। ये है आर्टिकल 39 ब और स। और इसमें एक और बात लिखी गई है कि 39 ब और 100 को लेकर आपने देखा होगा, एक तो इंदिरा गांधी ने बैंकों का क्या किया, राष्ट्रीयकरण, बैंकों का राष्ट्रीयकरण। और एक बात की थी इंदिरा गांधी ने, पृथ्वी पर्स की समाप्ति, पृथ्वी पर्स की समाप्ति। और आपको पता होगा इन दोनों इंदिरा गांधी के इन दोनों निर्णयों को सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया, निरस्त कर दिया। निरस्त करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 2 संविधान संशोधन करवाए। चुनाव हुए 1970 के दिसंबर 1970 में लोकसभा भंग हुई, 71 में चुनाव हुए, और चुनाव होने के बाद इंदिरा गांधी पूर्ण बहुमत, मतलब 200, इंदिरा गांधी का जो गठबंधन था वो 375 सीटों के आसपास, और एक इंदिरा गांधी खुद की पार्टी को 352 सीटें मिली, तो पूर्ण बहुमत के साथ आई। और उन्होंने लगातार 25वां व 26वां संविधान संशोधन किया। 26वां संविधान संशोधन था पृथ्वी पर्स और 25वां था बैंकों का राष्ट्रीयकरण। इन दोनों संविधान संशोधनों में ये बात लिख दी कि देखो, सुप्रीम कोर्ट जिस समय 39वां ये समाप्त किया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो बात है वो अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 31 तीनों के क्या है, विरुद्ध है। कौन सी बात, ये बैंकों के राष्ट्रीयकरण करने की और पृथ्वी पर्स को समाप्त करने की। तो फिर इंदिरा गांधी ने कहा कि भाई हमने इनको ध्यान में रखते हुए बनाया, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनकी बजाय मौलिक अधिकार ज्यादा हावी है, क्योंकि मौलिक अधिकार क्या है, न्याय योग्य है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय को बदलने के लिए इंदिरा गांधी ने 2 संविधान संशोधन करवाए, दोनों 1971 में हुए ये दोनों संविधान संशोधन, 25वां और 26वां। 25वें संविधान संशोधन में इंदिरा गांधी ने संविधान में लिखवाया कि जो आर्टिकल 39 ब और स, इनके जरिए अगर कोई भी संविधान में संशोधन किया जा रहा है तो वह अनुच्छेद 14, 19 और 31 को लेकर अमान्य नहीं किया जाएगा या उसे असंवैधानिक करार नहीं दिया जाएगा, जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट ने बाद में आर्टिकल 25 और नहीं अपने संविधान संशोधन 25वें और 26वें को निरस्त नहीं किया, जैसा कि हम सब जानते हैं। तो ये तो है आर्टिकल 39। इसके साथ ही एक और संयुक्त संविधान संशोधन हुआ इसे लेकर, वो हुआ 42वां संविधान संशोधन। कौन सा संशोधन, 42वां। और 42वां संविधान संशोधन कौन सा है भाई,
42वां संविधान संशोधन। और 42वां संविधान संशोधन कब हुआ भाई? संविधान संशोधन 1976 में। ठीक है। और इस 42वें संविधान संशोधन के तहत एक नया आर्टिकल जोड़ा 39A। कौन सा जोड़ा? 39A। या तो इस 39A या 39 क, ये याद रखना आप, या तो क और या ए। और इसमें क्या लिखा कि राज्य निःशुल्क न्याय देने का प्रयास करेगा। राज्य निःशुल्क न्याय व विधिक सहायता उपलब्ध करवाएगा। विधिक सहायता उपलब्ध करवाएगा। तो 42वें संविधान संशोधन में 39 में एक नया आर्टिकल जोड़ा गया 39A। अगर मैं मान लो 39A ये लिखता हूँ, इसका मतलब ये मूल संविधान में लिखा गया है। और अगर मैं 39A कैपिटल लिखता हूँ, इसका मतलब ये संविधान संशोधन करके जोड़ा गया है। इन बातों को भी आप क्या करें, थोड़ा ध्यान रखें। अब देखिए साथियों, तो 39A में क्या लिखा कि राज्य निःशुल्क न्याय व विधिक सहायता भी उपलब्ध करवाएगा। अब मतलब करवाने का प्रयास करेगा। कैसे? अगर मान लो कोई गरीब है, अनपढ़ है, वो कोर्ट में जा ही नहीं सकता, कोर्ट की नियम प्रणाली भी उनको पता नहीं है, या उनके पास वकीलों को देने के लिए पैसे भी नहीं है, तो फिर ये राज्य का दायित्व होगा वो उन गरीबों को क्या करें, निःशुल्क वकील की व्यवस्था भी उपलब्ध करवाएं। ये भी आर्टिकल 39A में लिखा गया है। ठीक है साथियों। अब देखिए अगली बात, ये तो है आर्टिकल 39। तो देखो आर्टिकल 36 में राज्य की परिभाषा, वो परिभाषा जो 12 में दी गई। आर्टिकल 37 में नीति निर्देश तत्ववाद योग्य नहीं है, तथा ये राज्य कोई भी नीतियां बनाएगा तो उस समय इनका क्या करेगा, अनुसरण। आर्टिकल 38 में लिखा है सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय की बात है। आर्टिकल 39 में लिखा है समान कार्य के लिए समान वेतन, बच्चों की टीन एज का ध्यान, और भेदभाव नहीं करेगा कोई भी नीति लागू करते समय, सबको अमीर गरीब को मध्य ध्यान में रखकर बात करेगा। और इसके साथ ही 42वें संविधान संशोधन में 39 में एक और 39 क या 39A जोड़ दिया। ठीक है। और इसके तहत कहा गया राज्य निःशुल्क न्याय व विधिक सहायता उपलब्ध करवाएगा। ये तो है आर्टिकल 39। अब अगली बात है वो है आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 आपको पता होगा, कभी कभार पूछा जाता है क्या हमारे भारतीय संविधान में गांधी दर्शन दिखाई देता है या गांधीवाद दिखाई देता है? बिल्कुल साथियों, गांधी की विचारधारा को देखा जा सकता है। हम नीति निर्देशक तत्वों के 2 या 3 अनुच्छेदों में या 2 या 3 जगह पर ऐसे देखेंगे कि जहां गांधी जी का जिक्र, मतलब गांधीवाद का दर्शन दिखाई देता है। अब देखिए साथियों, आर्टिकल 40 कौन सा है? अनुच्छेद 40। 40 में क्या किया? राज्य पंचायतों का गठन करेगा। पंचायतों का गठन करेगा। किसका? ग्राम पंचायतों का क्या करेगा? राज्य गठन। अब देखिए, राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करेगा। प्रारंभ में ये बात लिखी थी कहाँ? नीति निर्देशक तत्वों में, लेकिन सभी राज्यों ने लागू नहीं की। उसके बाद आपको पता होगा कि पंचायती राज की स्थापना करते हैं नेहरू जी। कौन? नेहरू जी। कब करते हैं? 2 अक्टूबर को। 2 अक्टूबर 1959 को। कहाँ? नागौर में। कहाँ करते हैं? नागौर में। और यहाँ, और नागौर कहाँ है? राजस्थान में। ठीक है। राजस्थान में 2 अक्टूबर 1959 को ये पंचायतों की स्थापना, मतलब अपने पंचायती राज की स्थापना करते हैं नागौर में। उसके बाद देश के, मतलब इंदिरा गांधी जी के सुपुत्र, देश के प्रधानमंत्री जो नाम क्या? राजीव गांधी। राजीव गांधी जी ने एक और प्रयास किया। राजीव गांधी द्वारा, ये देश के प्रधानमंत्री थे, ये भी प्रधानमंत्री थे। 64वां व 65वां, 64वां व 65वां संविधान संशोधन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक के माध्यम से संविधान संशोधन में, मतलब ये 64वां और 65वां, इसमें भी पंचायती राज, जिसमें एक में स्थानीय और एक अपना शहरी निकाय। लेकिन ये सरकार, लोकसभा भंग हो गई, जिसके कारण ये पास नहीं हो सका। ठीक है। अगला, इसके बाद इनका और प्रयास किया पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव भी देश के क्या थे? पीएम थे। कब से कब तक रहे? ठीक है। ये रहे थे 1991 से 1996 तक। कब से कब तक? 1991 से 1996 तक। और इन्होंने
संविधान में दो महत्वपूर्ण, मतलब ये भी कांग्रेस पार्टी की ओर से ही थे, लेकिन ये पूर्ण बहुमत से थे, ये पूर्ण बहुमत से नहीं थे। हम 12th की पॉलिटी की बात करेंगे उस समय इसके बारे में भी विशेष से चर्चा करेंगे। तो पीवी नरसिम्हा राव, पूरा नाम पूछ ले तो पामोलापति वेंकट नरसिम्हा राव है इनका, ठीक है। इन्होंने दो संविधान संशोधन करवाए, 73वां व 74वां संविधान संशोधन। और ये कब हुआ संविधान संशोधन? ये हुआ था अपने 1992 और इसे लागू कर दिया था वो 24 अप्रैल 1993 को लागू, ये भी याद रखना। और इसी के साथ ही 24 अप्रैल नाम आते ही एक और याद रखना आपको कि 24 अप्रैल 1973 केशवानंद भारती विवाद आया था, केशवानंद भारती, ठीक है। केशवानंद भारती विवाद पर सुनवाई कब हुई थी? वो हुई थी 24 अप्रैल 1973 को। ये 24 अप्रैल है, इसीलिए मैं आपको याद करवा रहा हूँ कि 24 अप्रैल को क्या किया हुआ था। और उस समय इन पंचायतों को क्या कर दिया, मतलब संवैधानिक दर्जा दे दिया। और वर्तमान में समय समय पर चुनाव भी हो रहे हैं, तो राज्य नीति बनाते समय इनका भी क्या रखा, ध्यान रखा नीति निर्देशक तत्वों का। अब देखिए अगली बात, ठीक है साथियों। अब है आर्टिकल 41। कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 41, 42 और 43। अनुच्छेद 41, 42 और 43 तीनों आपस में क्या है, जुड़े हुए हैं। अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 42 और अनुच्छेद 43 तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और वे तीनों एक दूसरे से किस प्रकार जुड़े हुए हैं, इसके बारे में हम अभी बात करेंगे। देखिए साथियों कि आर्टिकल 41 में लिखा हुआ है कि काम, मतलब कुछ दशाओं में, जैसे कोई विकलांग वगैरह है ऐसे मामले में, या फिर कोई आपने देखा होगा शिक्षा है या लोक सहायता पाने का अधिकार होगा। शिक्षा पाने को सबका अधिकार है, लोक सहायता पाने को सबका अधिकार है, ठीक है। और इसके साथ ही 42 में क्या है कि काम कैसा हो, न्याय संगत हो, काम कैसा हो, न्याय संगत। और उसके साथ ही मानवोचित दशाओं तथा प्रसूति के समय जो महिलाएं जिस समय गर्भवती होती है, आपने देखा होगा कि आज भी सरकारी कर्मचारी जितनी भी महिलाएं लेडीज गवर्नमेंट कर्मचारी है, और उन सबको क्या है कि ये मतलब छुट्टियां दी जाती है, प्रसूति की छुट्टियां मिलती है। तो ये भी, इसकी भी बात कहाँ लिखी गई है, आर्टिकल 42। और 33 में लिखा गया है कि जो काम करने वाले हैं उनकी वो आजीविका पूरी कर सके उतनी उनको क्या मिले, मतलब मजदूरी मिले। और इसके साथ ही एक इसमें संविधान संशोधन किया 43वें में, और उद्योगों के प्रबंध में क्रम कर, मतलब कुटीर उद्योगों की स्थापना के बारे में ध्यान दिया गया। तो एक तो आर्टिकल 41, आर्टिकल 41 में शिक्षा व लोक सहायता की बात। अब लोक सहायता में जैसे विकलांग है या दिव्यांग है, विशेष कोटे की, ठीक है। आर्टिकल 42 में मानवोचित मानवोचित दशाएं और मानवोचित दशाएं और प्रसूति के समय छूट, ठीक है, विशेष छूट ये। और आर्टिकल 41 में क्या लिखा है, शिक्षा, क्या लिखा है, शिक्षा, शिक्षा वो लोक सहायता। और लोक सहायता और शिक्षा कैसे लोगों को, जैसे कि अभी हमने बात की थी, कोई विकलांग हो या कोई पैर से टूटा हुआ हो, तो ऐसे व्यक्तियों को भी। और 42 में मानवोचित दशाएं और प्रसूति के समय जो महिलाओं को दी जाने वाली छूट है। 43 में लिखा गया है आजीविका संबंधित है के साधन, सबको आजीविका, मतलब प्रत्येक व्यक्ति अपनी आजीविका को पूर्ण चला सके उसके क्या करेंगे, साधन उपलब्ध करवाएगी कौन, सरकार। आपने देखा होगा अभी जो सरकार में, अभी वर्तमान में जो अपने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जो चल रही है, या जो मनरेगा चल रहा है, या अपनी भाषा में कहे तो जो फेमिन चल रही है, वो नाडियों पे वही फेमिन जो चल रही है, उसमें प्रत्येक महिला को, मतलब अगर महिला या पुरुष है जिनका नाम फेमिन पर चल रहा है, तो उनका जॉब कार्ड जो भी है, गवर्नमेंट की अलग अलग बातें लिखी गई है प्रत्येक राज्य में, तो उसमें 100 दिन का रोजगार देने का अधिकार है। कितना रोजगार? 100 दिन।
अभी आपको पता होगा शहरी क्षेत्रों में भी दिया है और ग्रामीण क्षेत्रों में भी बढ़ाने की भी बात की गई है। अपने जो 22-23 का बजट पेश किया है राज्य सरकार ने उसमें। और इसके साथ ही आर्टिकल 43 का एक और आर्टिकल जोड़ा गया और उसमें कुटीर उद्योगों की बात की। कुटीर व लघु या लघु व कुटीर उद्योग की बात, कुटीर व लघु उद्योग की बात, इनको बढ़ावा देना कि सरकार का ये दायित्व है कि राज्य कोई भी नीति और निर्देशक नीति बनाते समय ध्यान रखेगा कि लघु और कुटीर उद्योगों को क्या करेगा, बढ़ावा देने की बात करेगा, की बात को बढ़ावा देगा। ठीक है। इसके साथ ही साथियों याद करना आर्टिकल 44। आर्टिकल 44 है समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता। अब देखिए क्या है समान नागरिक संहिता, इनके बारे में थोड़ा सा सोचना। हमारे देश में क्या है कि हिंदुओं और मुसलमानों के लिए विवाह से संबंधित अलग अलग नियम बनाए गए, तो फिर हम मतलब जो हमारे संविधान होता है उस समय आपको पता होगा 1951-52 के आसपास संविधान में बात की गई थी कि हम क्या करेंगे कि हिंदू कोड बिल लाएंगे, जिसके कारण समर्थन में थे, पहले नेहरू जी भी समर्थन में थे लेकिन राम राज्य परिषद के दबाव में आ गए थे, या फिर वो अपना हिंदू धर्म के महान जो बड़े बड़े महात्मा थे उन्होंने भी इनका विरोध किया कि ऐसा आप नहीं कर सकते, जिनके कारण नेहरू जी का थोड़ा हिंदू कोड बिल से झुकाव पीछे हो गया। लेकिन हिंदू कोड बिल के पूर्णतः पक्षधर कौन थे कि मतलब अपने डॉक्टर एपीजे नहीं माफ कीजिएगा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, और जिसके कारण ये पास नहीं हुआ था या ये पेश नहीं किया गया, जिसके कारण डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने अपने कानून मंत्री से इस्तीफा भी दिया था, वही समान नागरिक संहिता है। इसके तहत है कि भारत में जितने भी धर्म के लोग रह रहे हैं उन सबके लिए नियम एक ही हो, चाहे विवाह के हो चाहे तलाक, सबके क्या हो, एक ही नियम। आपने देखा होगा मुसलमानों के लिए तलाक के नियम अलग है, हिंदुओं के विवाह के लिए अलग है, मुसलमानों का विवाह संबंधी नियम भी अलग। हमारे क्या है अपने विवाह संबंधी नियम की जब तक पहली पत्नी बैठी है तो कोई दूसरी शादी नहीं की जा सकती। तो ये मतलब समान नागरिक संहिता, तो ये ऐसा कह रहा है कि सभी नागरिकों को समान नागरिक संहिता देने का क्या करेगा, बढ़ावा देगा राज्य समान नागरिकता के साथ। अगर आपको पूछ ले कि हमारे देश में क्या समान नागरिकता किसी राज्य में है, तो केरल ऐसा है राज्य, पहला राज्य है भारत का जहाँ समान नागरिक संहिता लागू है आज भी, तथा दूसरी उत्तराखंड दूसरा राज्य है। कौन सा? उत्तराखंड। अब उत्तराखंड ने क्या कहा, हम लागू करेंगे, हम समान नागरिक संहिता को क्या करेंगे, लागू करेंगे। ये लागू करने की घोषणा करने वाला है, लागू करने की घोषणा की, ठीक है। और एक केरल में लागू है, केरल में क्या है, लागू है। आपने देखा होगा केरल का लिंगानुपात भी ज्यादा है, केरल में शिक्षा का मॉडल भी बहुत बेस्ट है, स्वास्थ्य सुविधाएं भी बहुत अच्छी है। आपको पता होगा पूरी दुनिया केरल के मॉडल का अनुसरण कर रही है। हमने पिछले एपिसोड में बात की थी केरल मॉडल की। खैर आप अगर कोई नए बच्चे हैं तो वो भी पिछला एपिसोड जरूर देखें ताकि उनको पता चलेगा कि किस प्रकार, जिस समय हम 12th कक्षा में एक पार्ट में बात कर रहे थे उस समय मैंने केरल मॉडल को पूरा का पूरा समझाया था, तो वो केरल मॉडल। तो अब आपको पता चल गया होगा आर्टिकल 40 में राज्य पंचायतों का क्या करेगा, ग्राम पंचायतों का गठन करेगा। 41 में शिक्षा और लोक सहायता प्राप्त करवाने का बढ़ावा देगा राज्य। 42 में मानवोचित दशाएं और प्रसूति के समय छूट देगा, ठीक है। 43 में आजीविका के साधन उपलब्ध करवाएगा और इसके साथ ही कुटीर व लघु लघु उद्योगों की बात को बढ़ावा देगा। आर्टिकल 44 में लिखा है समान नागरिक संहिता, केरल में अभी भी लागू है समान नागरिक संहिता जो भारत का पहला राज्य है, और उत्तराखंड है वो लागू करने की घोषणा कर चुका है। ये तो है आर्टिकल अपना 44। अब अगली बात आती है साथियों, वो आती है आर्टिकल 45 की, अनुच्छेद 45। अनुच्छेद 45 क्या है? अनुच्छेद 45 बहुत महत्वपूर्ण है, ये चीज आपको थोड़ी ध्यान रखनी है अनुच्छेद 45 की। अनुच्छेद 45 क्या है? अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 45 शिक्षा की बात करता है। किसकी बात है? शिक्षा की। लेकिन याद रखना पहले अनुच्छेद 86वें संविधान संशोधन की बात कर रहा हूँ। 86वें संविधान संशोधन कब हुआ था? 86वां संविधान संशोधन एक बार समझ लेते हैं। 86वां संविधान संशोधन 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। हमने मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्यों वाले एपिसोड में पढ़ा था। इसके तहत क्या किया, आर्टिकल 45 में परिवर्तन किया। पहले यहाँ लिखा था 6 से 14 वर्ष के बच्चों को राज्य शिक्षा देने का क्या करेगा,
प्रयास करेगा। लेकिन फिर ये बात यहाँ से हटाकर कहाँ लगाई 86 संविधान संशोधन के जरिए। एक तो अपना 11वां मौलिक कर्तव्य बनाया गया और दूसरा अनुच्छेद 21 का स्वतंत्रता के अधिकार में मौलिक अधिकार के रूप में घोषित किया गया कि राज्य का ये दायित्व है या माता पिता और संरक्षक का ये दायित्व है, वो क्या करें कि 6 से 14 वर्ष के प्रत्येक बालक को अनिवार्यतः निःशुल्क शिक्षा प्रदान करें। तो जो यहाँ बात लिखी गई थी वो इसमें डाल दी 86 संविधान संशोधन के तहत है। तो तब यहाँ फिर क्या परिवर्तन करके लिखा, खाली तो छोड़ा नहीं, तो फिर यहाँ लिखा 45 में 6 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को, कम आयु वाले बच्चों को आंगनवाड़ी केंद्रों में, मतलब जो केंद्र है शिक्षा के छोटे आंगनवाड़ी केंद्रों में शिक्षा देने का प्रयास, शिक्षा देने का क्या करेगा, प्रयास करेगा। कौन करेगा, राज्य प्रयास करेगा। ठीक है, तो ये है आर्टिकल। तो आपने देखा होगा हमने पहले भी बात की कि अनुसरण करेगा, तो यहाँ पे भी अनुसरण किया। अब आपको समझ में आ गया होगा कि अनुसरण वाला क्या मामला था। ठीक है, अनुसरण मतलब कि नीतियों को लागू करते समय इनके बारे में ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला है आर्टिकल 46। कौन सा है, 46। और 46 में क्या है, 46 में बात लिखी गई है एससी और एसटी को, एससी व एसटी अनुसूचित जाति और अनुसूचित